तो टॉपिक क्या हो गया था उस दिन तक? प्रति व्यक्ति है। हमने अभी तक क्या देखा? क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट में क्या देखा? पहले देखा विकास। विकास क्या है? विकास से क्या मतलब है? विकास का मतलब किसी देश का विकास, प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति का विकास, या तो पूरा देश का विकास। अगर हर एक व्यक्ति का विकास होगा तो पूरा देश का विकास होगा, यानी उस देश के निवासी जितने भी वहाँ पे रह रहे हैं उन सबका विकास होगा, तभी तो जाके एक देश का विकास पॉसिबल है। तो विकास हमने देख लिया। दूसरा टॉपिक था कि हम आय के अलावा और भी लक्ष्य होते हैं। विकास के अलावा भी क्या होता है? इंसान का और भी लक्ष्य होता है। सिर्फ बड़ा ज्यादा सैलरी मिल गया उससे कुछ कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, कुछ और भी उसके लक्ष्य होते हैं। सिक्योरिटी से लेकर सब कुछ हमने देखा। उसके बाद क्या पढ़े थे कि किसी देश को हम कैसे विकसित करेंगे, किसको अविकसित कहेंगे, इसको कैसे तुलना किया जाए। तीसरा टॉपिक ये था कि हम तुलना कैसे करें कि कौन विकसित है कौन अविकसित है, या तो दो राज्यों को हमको तुलना करना हुआ तो क्या क्या मापदंड ले लिया जाए, ठीक है। या दो देशों की तुलना किया जाएगा कि ये विकसित देश है और ये अविकसित देश है, या विकासशील देश है और ये विकसित देश है, तो इसके लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए। सिर्फ आय ही क्या आय कह देने से कि हाँ उस देश का आय ये बता देगा क्या कि ये देश ज्यादा विकसित है ये देश नहीं है। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं भारत का और किसका? यूएसए का। तो दोनों में हम क्या कहेंगे कि किसका आय, राष्ट्रीय आय, दोनों देश में किसका राष्ट्रीय आय ज्यादा है? किसका बोलेंगे? अमेरिका का, यूएसए का, ठीक है। तो हम सिर्फ आय देख के बता देंगे कि वो देश विकसित है और ये कम विकसित है, या ये विकासशील है और ये विकसित है। सिर्फ आय ही एक पैमाना नहीं होता है जिसके आधार पे हम ये जस्टिफाई कर पाए कि ये देश विकसित है और ये नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी तक इकोनॉमिक्स में विकास देखा। विकास के बाद हमने देखा विकास के अलावा और अन्य लक्ष्य। उसके बाद का टॉपिक हमने क्या देखा कि तुलना कैसे करें। किसी देश या दो राज्य हो या राज्यों की तुलना या देशों की तुलना हम कैसे करें कि वो विकसित है या अविकसित है। विकसित और अविकसित की तुलना करने के लिए क्या राष्ट्रीय आय ही एक उचित मापदंड है? नो, ठीक है। सिर्फ राष्ट्रीय आय देख के हम किसी देश को विकसित और अविकसित में नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय के साथ साथ क्या देखेंगे? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? औसत आय। तो औसत आय कैसे निकालेंगे? सिर्फ राष्ट्रीय आय से तो नहीं कह देंगे कि वो देश विकसित है या अविकसित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय ये सिर्फ मेजरमेंट का एक पैमाना नहीं होगा किसी देश को विकसित करने का, ठीक है। तो दूसरा क्या देखेंगे हम? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया था इससे पहले वाला वीडियो में कि कुल आय अपॉन बटा कुल जनसंख्या। एक देश का प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो क्या करेंगे? उस देश का टोटल इनकम बट्टे में क्या? उस देश की टोटल जनसंख्या, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। समझ में आ गया? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू एवरेज इनकम। ये हमारा क्या था? एवरेज इनकम देखने के लिए। तो सिर्फ एवरेज इनकम भी ये नहीं कह सकता कि वो देश ज्यादा विकसित है और कम विकसित है, ठीक है। एवरेज इनकम भी एक उचित मापदंड नहीं है, उचित पैमाना नहीं है किसी देश को विकसित और विकसित करने के। उसके अंतर्गत और भी चीजें होती है जिसपे हमको ध्यान देने की जरूरत होती है किसी देश को विकसित और अविकसित कहने के लिए, ठीक है। सिर्फ राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय ही एक पैमाना नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे। पेज नंबर हमारा क्या है? 9, ठीक है। बुक में चैप्टर का पेज नंबर 9 देखते हैं, चैप्टर फर्स्ट का। बुक में थोड़ा देखते हैं। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, ठीक है। औसत आय क्या है? मेरे कंपैरिजन करना है। सपोज डेट मान लो कि 2 आदमी है, ठीक है। एक आदमी के पास क्या, सपोज डेट कि उसके पास 1 केजी सेब है, इसके पास भी 1 केजी सेब है, ठीक है। लेकिन कहा जाएगा कि हाँ दोनों विकसित कहना सही नहीं। अगर उसके 1 केजी सेब है, खाने वाले 10 व्यक्ति हैं और उसमें से 5 व्यक्ति है, तो किसको ज्यादा मिलेगा? 5 वाले को, क्योंकि 5 व्यक्ति है तो 2-2 एक आदमी को मिला, ठीक है। तो वैसे ही एक देश है टोटल उसका इनकम देखा और उसमें प्रति व्यक्ति आय भी तो देखना है, ठीक है। मान लो 10 है तो इस आदमी में हर एक को कितना मिला? 1-1 मिला और उसमें 2-2 मिला, तो फिर दोनों का तो देखने में तो सेम है। वैसे ही राष्ट्रीय आय भी है, एवरेज आय भी अगर सेम 2 देशों का या 2 राज्यों का सेम मिल जा रहा है, एवरेज क्या औसत आय अगर 2 देशों का या 2 राज्यों का सेम मिल जा रहा है, फिर भी हम ये उचित मापदंड नहीं है किसको विकसित और अविकसित कहने का, ठीक है। क्योंकि प्रति व्यक्ति तो हमने देख लिया कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे। तो यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, यद्यपि उपयोगी है, परंतु इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। औसत आय मिल भी जाए तब भी हम पूरा उसमें जो असमानताएं है, ठीक है, डिसिमिलरिटी है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है।
उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार करते हैं। ये बॉक्स में देश, दो देश दिया है, क और उसका प्रति इनकम भी, वहाँ के नागरिक का इनकम भी दिया है। तो इसमें क्या है, विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी है, ठीक है। इसमें है ना 1 2 3 4 5 निवासी दिए गए, ठीक है, देश क में और देश ख में। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। एवरेज कैसे निकालेंगे, अभी बताया ना कि औसत आय निकालने के लिए टोटल इनकम को जोड़ देंगे और टोटल जो वहाँ पे क्या होगा से भाग दे देंगे, तो क्या निकलेगा, औसत आय। औसत आय को दूसरे किस नाम से जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो दो देशों की तुलना, देश क और देश ख दिया है, उसमें से नागरिकों की मासिक आय दिया, मंथली इनकम दिया है, ठीक है। और नागरिक फर्स्ट का इनकम है 9,500, मतलब कि कोई एक आदमी नागरिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो पहला जो व्यक्ति है उसका इनकम कितना है, 9,500 मंथली, ठीक है। थोड़ा कम कर दो, उधर उधर इधर नहीं, कुछ आवाज कर रहे हो, बस ऑफ कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नागरिक फर्स्ट का इनकम कितना है, मंथली इनकम, देश क का देख रहे हैं अभी, सिर्फ 10 देश क का, ठीक है। उसके बाद देश ख है, इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है, जो हमारे तालिका में दिया है। कितना है, तालिका 1.2 में दिया है, देश क है, ठीक है। और क्या है, इसमें नागरिक फर्स्ट का इनकम है 9,500, सेकेंड वाले का कितना दिया है, 10,500, थर्ड का इनकम कितना दिया है, 9,800, कितना दिया है, 9,000। फोर्थ व्यक्ति जो है इनका इनकम कितना है, 10,000, ठीक है। फिफ्थ आदमी जो है इसका है 10,000, 20,000। ये देश क का 5 व्यक्तियों का है, ठीक है, उसका मंथली इनकम। ये देश ख में चलते हैं, दूसरा देश मतलब मान लो कि एगो जापान है, एगो इंडिया है, ठीक है। तो ख देश में, इसमें एक व्यक्ति का मतलब ये मंथली इनकम है, क्या है, मंथली इनकम है। तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ख में क्या है, पहला व्यक्ति है, व्यक्ति फर्स्ट, ठीक है, पहला नागरिक का इनकम है 500 महीना में, ठीक है। इसका भी 500 मंथली है, इसका भी क्या है 500, इसमें कितना है 500, लेकिन लास्ट में क्या है 48,000, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे सेम ही आएगा, कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, देश क वाला अगर निकालते हैं देश क का, ठीक है, तो टोटल जोड़ेंगे 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,000, ठीक है, प्लस 10,200, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जोड़ने पे कितना है 500 500 1,000 1,000 2,000 और ये 48,000 50,000, इसको भी जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, देश का 50,000, कितना मिला 50,000 अपॉन 5, ठीक है। कितने देश है, 1 2 3 4 5, इसलिए सॉरी व्यक्ति कितने हैं 5, तो हमने किससे डिवाइड किया 5 से, तो कितना मिला 10,000, यानी देश को का प्रति व्यक्ति आय कितना मिला 10,000, कितना मिला तुमने, सॉरी औसत आय हमने क्या निकाला 10,000, ठीक है। अब देश ख का निकालते हैं, देश ख में क्या है 500 500 4 बार कर देना, 500 500 500 4 बार करना है, ठीक है, 4 टाइम्स, प्लस लास्ट में 48,000 और कौन 5, इसमें भी तो 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 1,000 1,000 2,000 है 48, कितना मिला 50,000, ये भी ऐड करने पे कितना मिला 50 है, इसको भी 50,000 में किसे भाग देते हैं 5 से, इसका भी कितना मिला, औसत आय तो सेम मिला दोनों देश का, देश क का और देश ख का भी एवरेज कितना मिला, औसत आय कितना मिला, ये देश क का है बाबू, ठीक है। थोड़ा इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा देश ख का है, दोनों का कितना मिला, दोनों का ये एवरेज आय मिला, क्या एवरेज आय सेम होने से प्रति व्यक्ति आय सेम हो जाएगा क्या, एवरेज आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों सेम होता है, लेकिन यहाँ के देखो 5,000 में क्या वो मंथली गुजारा कर लेगा, 500 में सॉरी, यहाँ उसका भी 500 है 500 है 500, ये 48,000 है, तो 48,000 में होगा कि कुछ उसका लगभग चल जाएगा, लेकिन क्या 500 कमा के टोटल इसका जो औसत आय निकला 10,000 निकला। देश क का और ख का दोनों का औसत आय सेम है, लेकिन यहाँ पे अंतर है किसमें, हर एक व्यक्ति का जो नागरिक आय है, ठीक है, नागरिक क 1 2 3 4 5 है ना, तो इन लोग का हमने औसत निकाला तो 10,000 दोनों का निकला, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अलग अलग इनकम होने की वजह से क्या है 500 में पॉसिबल है पूरा मंथली इनकम नहीं ना है,
तो सिर्फ औसत आय भी एक किसी, जैसे हमने देश क और देश ख का तुलना किया, ठीक है, तो क्या यहाँ पे सिर्फ ये निकल जाने से ये चीजें फुलफिल होगी? नहीं होगी, ठीक है। क्या 500 को यहाँ तो हमने 10,000 दोनों में निकाला, ठीक है, यहाँ पे ठीक है लगभग 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, लेकिन ये जो आंकड़ा है जोड़ने के एवरेज तो सेम निकल रहा है दोनों का, लेकिन ये आंकड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये दोनों चीज को बैलेंस नहीं करेगा कि हाँ एक औसत आय या राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जो ये है पैमाना है, ये किसी देश को विकसित और अविकसित करने के लिए उचित मापदंड ये भी नहीं है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय ठीक है, राष्ट्रीय आय देख के हम लोग बस देख के कह रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रीय आय इतना है, ये भी उचित नहीं है किसी देश को विकसित अविकसित कर। फिर हमने क्या निकाला? औसत आय। क्या देखा हमने? औसत आय। औसत आय निकाल के भी देखा, ये भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है इस चीज को, ये भी इसके लिए उचित मापदंड नहीं है किसी देश को विकसित और अविकसित करने के लिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसके अलावा क्या क्या चाहिए किसी देश को विकसित और अविकसित करने के लिए। समझ में आया? दोनों का औसत तो सेम निकला है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा? ये उचित नहीं है किसी देश को विकसित और अविकसित करने के लिए, ठीक है। तालिका 1.2 में जो दिया था हमने बताया, क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? देश क में कोई व्यक्ति रह रहा है, देश ख में रह रहा है, तो बेचारा का 500 मंथली इनकम में क्या कोई सुखी रह पाएगा? ख वाला में तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, ठीक है। शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक हों। 5वां नागरिक मतलब ये नहीं, फर्स्ट नहीं, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, उसमें कोई रहना, देश ख के 5वां नागरिक होने के नाते उसमें कोई रहना पसंद करेगा। चलो देश के 5वां नागरिक है, मेरा मंथली इनकम कितना है? 48,000, इस वजह से कोई उसमें रहना पसंद करेगा, बिकॉज उसकी सैलरी कितनी है? 48,000 होने की वजह से। लेकिन इसके पहले वाले में कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। अगर लॉटरी के थ्रू अगर हो तो ज्यादातर नहीं होता है कि कोई पूछेगा कि तुम किस में रहना चाहोगे, इसके अकॉर्डिंग इसका मासिक आय इतना है, इतना है, इतना है, तो तुम रहना किस में चाहोगे? देश क में या देश ख में? तो लॉटरी की जब बात होगी तो हम किस में रहेंगे? क में। लेकिन अगर ये मिले कि हाँ भाई तुमको ख में रहना है तो किस में रहना चाहोगे? 5वां नागरिक बनना चाहोगे ना, कि ये 48,000 में 5वां नागरिक बनना चाहोगे, ठीक है। ठीक है, आगे है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देश की औसत आय एक समान है, दोनों की एवरेज कितना मिला? औसत आय। टॉपिक है मेन क्या पढ़ना है? औसत आय। तो इसका भी 10,000 मिला, इसका भी 10,000 मिला, देश क का भी और देश ख का भी, दोनों का एवरेज इनकम कितना मिला? 10,000, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या देश क के लोग ना तो बहुत अमीर है ना बहुत गरीब, दिख रहा है मिडिल, मतलब क्या है वहाँ 9,500, 10,500, कुछ ज्यादा भी नहीं है ना ज्यादा गरीबी को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे, जबकि देश ख के ज्यादातर नागरिक गरीब है, ये चारों तो गरीब है ना, नागरिक 1, नागरिक 2, नागरिक 3, नागरिक 4, ये चारों क्या है? सिर्फ 5वां नागरिक अमीर है इसमें, ठीक है। और एक व्यक्ति बहुत अमीर है, कौन? हाँ, 5वां नागरिक, ठीक है। नागरिक है लोग, नागरिक 1, नागरिक 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार विभाजित है, ठीक है। हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताया था, बुक देखने से पहले, कि यदि औसत आय तय नहीं करेगा कि क्या करें, कि हम ये हमारे लिए ज्यादा तुलना करने के लिए उपयोगी है या नहीं। यानी इसे क्लियर क्या हुआ कि औसत आय भी एक उपयोगी मापदंड नहीं है तुलना करने के लिए, ठीक है। क्यों नहीं है, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लिए। क्योंकि जो है कह रहे ये आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। नागरिक फर्स्ट को 500 मिल रहा है, नागरिक सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, इस सब बेचारे को 500 ही मिल रहा है। तो क्या एवरेज इनकम लाने के लिए क्या उसमें रहना उचित होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो आय है वो अलग अलग है, मतलब कम कम राशि में वितरित है, ठीक है। और एक का बहुत ज्यादा है, इन लोगों का बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब एवरेज निकाल लेने से ये नहीं कहा जा सकता कि वो ज्यादा विकसित है और वो कम विकसित है, ठीक है। आगे देखते हैं, आओ इन पर विचार करें। पेज नंबर 9 में ही है। 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
कुछ एग्जांपल ले लो ना, जहाँ पे हम लोग एवरेज आय निकालते हैं, एवरेज आयु निकालते हैं और साक्षरता दर निकालते हैं। ठीक है, एवरेज आय निकालते हैं ना कि एवरेज आय हो गया, तो एवरेज आय हमने देख लिया। और आयु निकालना होगा, किसी का औसत है, जैसे कि कोई 70 वर्ष की उम्र में डेथ किसी को होती है, कोई 90 तक रहता है, कोई 100 प्लस तक रहता है। तो एक एवरेज निकाला जाता है ना कि एवरेज आयु कितना होती है लोगों की जीने की, जिसको हम जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। जैसे ऑलमोस्ट होता है कि किसी देश की जीवन प्रत्याशा इतनी है, यानी कहने का मतलब कि वहाँ के लोग 79 ईयर तक जीवित रहते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट लोग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कहीं कहीं पे 80 साल माना जाता है उसकी जीवन प्रत्याशा, कहीं कहीं 85 साल मानी जाती है। यानी ये सब क्या है, एवरेज आयु, आय नहीं आयु। तो तीन, एक तो औसत आय हो गया उदाहरण में, दूसरा क्या हो गया, औसत आयु हो गया। तो हमको 3 एग्जाम्पल देना था। ठीक है, औसत का प्रयोग किया जाता है 3 गो। तो इसमें होता है ना कि कहीं कहीं पे, अब हमारे ही गांव में हमारे ही अपने ग्रैंडफादर थे, तो वो लगभग 100 प्लस एज तक पहुंचे थे। तो सबको ही 100 प्लस एज तक, जितने हमारे गांव में बुजुर्ग होंगे, वृद्ध व्यक्ति होंगे या वृद्ध महिलाएं होंगी, तो क्या सब कोई 100 प्लस तक जीवित थोड़ी रहते होंगे। कुछ लोग 70 तक में दुनिया से चले जाते हैं। तो एक इसके लिए क्या निकाला जाता है, औसत आयु। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, औसत आयु यहाँ पे चाहिए। ठीक है, आयु औसत तो क्या निकाला जाए, बच्चों का क्या जीवन प्रत्याशा हमने देख लिया, जिसको हमने औसत आयु निकाला, औसत आय भी देख लिया। और एक एग्जाम्पल हो जिससे तुलना करने के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। औसत ऊंचाई भी होता है, किसी का ऊंचाई ज्यादा है, किसी का कम है। तो यहाँ भी क्या होता है, बच्चों का होता है ना कि इस एज में जो बच्चे खा पी रहे हैं उसके वजह से उसके क्या होता है, हाइट पे भी प्रभाव पड़ता है। तो एक एवरेज ऊंचाई निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, औसत ऊंचाई, उसका एज कितना है प्लस उस एज में वो कितना हाइट गेन कर पाया है, तो उसको डिवाइड करके उसका औसत क्या निकालते हैं, ऊंचाई। औसत आय हो गया, औसत आयु हो गया, औसत ऊंचाई हो गया। हमने 3 एग्जाम्पल लिए जो कंपेयर करने के लिए है, इसमें दिया है बॉक्स में, आओ विचार करें। ठीक है, इसमें पहला दिया था तो अपने से हमने 3 एग्जाम्पल लिए, किसके लिए, तुलना करने के लिए। अब कोई तुम्हारे क्लास में, क्या क्लास 10 में गया हो, तो क्या सभी बच्चे तुम्हारे हाइट के होंगे, कुछ तुम्हारे हाइट में छोटे होंगे, कुछ क्या पता तुमसे लंबे हो। तो सब एक होता है ना कि सबका निकालने के लिए एक दिया जाता है कि इस एज में बच्चे का हाइट इतना सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो एक औसत आयु उसके लिए निकाला जाता है। ठीक है, सेकेंड दिया है इसमें, आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, व्याख्या कीजिए। औसत आय बस उसको विकास को समझने के लिए, जैसे हमने देखा ना कि व्यक्ति जो नागरिक कौन है, इसका कितना विकास हुआ है। तो औसत आय से हमने अलग अलग ये नागरिक फर्स्ट का देखो, स्कोर में देखो, नागरिक फर्स्ट का जो आया है 9500 है। तो इसे हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। हमने देखा है कि नागरिक फर्स्ट का विकास कितना हुआ, सेकंड, क्योंकि एवरेज तो 10 दोनों में निकला, लेकिन अगर एवरेज निकालने के दौरान हमने प्रत्येक नागरिक का क्या देखा, इनकम देखा। ठीक है, तो इसके वजह से पता चला कि इसका विकास कितना हुआ है। ठीक है, यानी उसके विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है क्या, एवरेज आय। ठीक है, थर्ड नंबर क्या दिया है, प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण है जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अलावा अगर तुलना करना है तो क्या क्या लेंगे, कौन कौन सा लक्षण देखेंगे, जीवन प्रत्याशा, यानी वहाँ के लोग कितने साल में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ का साक्षरता दर, पोषण, शिक्षा और साक्षरता दर दोनों उसी में शामिल है। ठीक है, स्वास्थ्य देखेंगे। ठीक है, खुशहाली देखेंगे कि वो वहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं, कौन सा, इसका हर साल जो आंकड़ा जारी किया जाता है ना कि कौन सा स्टेट ज्यादा खुशहाल है, मणिपुर या बिहार की अगर तुलना किया जाए तो कौन देश ज्यादा खुशहाल राज्य है, वैसे ही देश को निकाला जाता है। जैसे अभी क्या है, फिनलैंड क्या है सबसे खुशहाल देश में। अगर देशों को देखना है तो सब चीज का आंकड़ा अलग अलग है। जैसे खुशहाली के क्षेत्र में एक बार आंकड़ा जारी किया जाता है तो इससे पता चलता है कौन कौन सा देश। फिर एक स्वास्थ्य को लेकर होता है कि कौन ज्यादा स्वस्थ है, कौन सा देश ज्यादा स्वस्थ है, कहाँ पे ज्यादा रोग होता है क्या? कौन सा रेट, हाँ ये सब करप्शन रेट। ठीक है, सब कुछ देखते हुए किसी देश की अगर तुलना किया जाए, कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के अलावा और कौन कौन से लक्षण है जो किसी देश के तुलना करने के लिए लिया जा सकता है। तो हम लोग भ्रष्टाचार को देखेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार में किस देश का सबसे मतलब पहला रैंक है। ठीक है, नीचे से कितना रैंक है
ऊपर से कितना रैंक है, कौन सा देश कितना ज्यादा करप्ट है, ठीक है। उसके बाद कौन देश कितना खुशहाल है, और कौन वो कितना शिक्षा में कितना शिक्षित देश है, कितना क्या है आगे, वो जीवन प्रत्याशा को कितना, मतलब वहाँ के लोग जो लोग है कितने एज तक जीवित रहते हैं। ये सारे लक्षण चाहिए किसके लिए, देशों की तुलना करने के लिए, एक देश से दूसरे। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के अलावा ये सारे लक्षण चाहिए। हम किसी देश का जब कंपेयर करिए, किसी दो राज्य का कंपेयर करना होगा तो हम वो सारी चीज देखेंगे, ठीक है, समझ आया। एक देश का तुलना करना होगा तो हम कैसे कर देंगे, सिर्फ पैसा देके कर देंगे, उसका इनकम ज्यादा है या नहीं, कनाडा है या जापान है, यूएसए है, वहाँ का इनकम ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा डेवलप है। सिर्फ यही चीज मतलब बहुत उचित नहीं है उसको विकसित अविकसित कहने के लिए। अभी तक हमने जो देखा, करप्शन से लेके भूखमरी से लेके खुशहाली से लेके स्वास्थ्य शिक्षा, ये सारे चीज देखना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर दिया, आओ विचार करें में कि मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं। अपना उत्तर उदाहरण सही दीजिए। क्या इससे हमें, अगर हम कह रहे हैं कि किसी देश का आय समय के साथ बढ़ रहा है, तो क्या हम ये कंक्लूजन थोड़ी निकाल सकते हैं कि उस देश के अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं, यानी सभी पक्ष बेहतर हैं। अर्थव्यवस्था के सभी पक्ष में बहुत चीजें आएंगी, ठीक है। हम बोले ना कि अभी खुशहाली को मेजर करते हैं, करप्शन को, भ्रष्टाचार को देखेंगे, भूखमरी को देखेंगे, हर एक चीज पे गौर करना होता है, हर चीज का आंकड़ा डेटा जारी कर हर साल किया जाता है, ठीक है। उसको देखते हुए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी देश का आय समय के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि वहाँ के सभी अर्थव्यवस्था के सारे पक्ष या सारे भाग सही है, ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अगर किसी देश का इनकम बढ़ रहा है समय के साथ, तो सिर्फ इनकम बढ़ने में वहाँ के जरूरी नहीं कि, अगर मान लो कि तुम्हारे घर में एक आदमी बहुत खुशहाल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ, जरूरी नहीं। एक आदमी पूरा स्वस्थ दिख रहा है, हट्टे कट्टे दिख रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि हाँ घर के हर एक व्यक्ति खुशहाल है, सब कोई मतलब निरोग है, कहा जा सकता है। वही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ रही है, कोई देश है उसका इनकम हर साल समय के साथ उसका इनकम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या इसे हम ये मान लेंगे कि उसके सारे भाग सही जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सभी भाग बेहतर है? नहीं, ठीक है। बस यही आंसर देना था, एग्जाम्पल देकर हमने क्लियर किया। आगे है इसका 5 नंबर, विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार निम्न आय को वाले लगभग 10 से 15 देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। 2012 के हम क्या दिखा, HDP, ठीक है, सॉरी HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालेंगे 2012 वाला, और उसमें हम देखेंगे क्या कि 10 से 15 देशों की प्रति व्यक्ति आय निकाल देना है, ठीक है। किसका? 10 से 15 देश का प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, कितने देशों का, ठीक है। क्या करना है, 2012 का HDR देखना है, क्या देखना है, 2012 का HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालना है 2012 वाला। अभी हमारा HDR में भारत की रैंकिंग क्या है, 134, 134 रैंक है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में अभी हमारे भारत की रैंकिंग कितनी है, 134, ठीक है। इससे पहले 121, इससे पहले 129 थी, ठीक है। 2019 में कितना था, 2019 में, और 2020 में सारा मतलब आंकड़ा हर साल का जारी किया जाता है। किसका? पिछले बार वाला मार्च में जारी किया गया था, पिछले बार का जो मानव विकास रिपोर्ट है मार्च में जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें हमारी भारत की रैंकिंग अभी 25 वाला जारी नहीं किया है, ठीक है। 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक जो था 134वां था, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2012 वाला जाके देखो, और उसमें 10 से 15 देश का प्रति व्यक्ति आय पता करके देखो, ठीक है, समझ में आ गया। आगे है क्वेश्चन 6 नंबर दिया है, एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि भारत को विकसित बनाने के लिए बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है, जिसको पूरा करना है, कब तक, 2047 तक इसको पूरा करना है, ताकि हमारा भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाए। तो हमको पहले खुशहाली के मामला में देखना होगा, और इसका जो भ्रष्टाचार में कम करना होगा, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा,
यहाँ की अर्थव्यवस्था को ध्यान देना होगा। ये सारे चीजें जो है हमारे भारत को एक विकसित देश के कगार पे लाने के लिए प्रयासरत होंगे। ठीक है, हमने ये देखा। आओ क्या है, आओ इन पर विचार करें। मैं सारे क्वेश्चन को क्लियर किया। ठीक है, पेज नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आय और अन्य मापदंड। आय तो हमने देख लिया कि आय ही मेन, ये तो सही नहीं है तुलना करने के लिए, किसी देश या किसी राज्य का तुलना करने के लिए सिर्फ आय ही बहुत उपयुक्त नहीं है। ये समझ में आया? हमने आय देख लिया। आय के अलावा क्या देखेंगे अगले टॉपिक? ये बॉक्स में क्या हो चीज है जिसको हमने क्लियर किया बोल सकते हैं। अब हम टॉपिक देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। हमारे टॉपिक क्या है? आय और अन्य मानदंड। आय के अलावा और भी मानदंड है जो कि तुलना करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है। आय के अलावा और भी चीज चाहिए। आय तो हमने देख लिया, ये उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा भी हमको और चीज पे गौर करने की जरूरत है, तब जाके हम किसी देश का विकसित और विकसित जानने में कैपेबल होंगे। ठीक है, आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा दूसरों से आदर। इसके पहले भी वीडियो में हमने देख लिया कि लोगों को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। सामने वाला या दूसरा व्यक्ति हमको क्या करे, सम्मान दे। ठीक है, अच्छा व्यवहार करें। आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा दूसरों से आदर और असमानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। आय और अन्य मानदंड। आय तो हमने देख लिया। अन्य मानदंड में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे भौतिक और अभौतिक दोनों चीजें चाहिए। भौतिक चीजें वो होती है जो आय से प्राप्त होती है। ठीक है, और भौतिक चीजें हमारी फीलिंग्स होती है। ठीक है, व्यवहार, रिस्पेक्ट, समाज, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आय के अलावा वो सारे मानदंड है जो कि एक वो देश की या किसी राज्य की तुलना करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या है, इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। आय के अलावा महत्वपूर्ण लक्षण है उसके बारे में भी सोचते हैं, तब हम उसके देश को विकसित या विकासशील के कैटेगरी में रख सकते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती है, पेज नंबर 10 है। ठीक है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। यहाँ पे तालिका 1.3 दिया है, इसमें हरियाणा, बिहार और केरला का प्रति व्यक्ति आय दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमने वीडियो में अब तक मेंशन किया है कि आय के अलावा वो सारी चीजें जरूरत है जो कि वो किसी देश के विकसित मानदंड में शामिल होंगे। ठीक है, या विकसित कहने के लिए वो मानदंड जरूरत है। ठीक है, मानदंड है, मापदंड ठीक है, तो क्या क्या है, अभी तक हमने केरला और किसका तालिका 1.3 थोड़ा देख लेते हैं एक बार। इसमें हरियाणा दिया है, केरल और बिहार दिया है। ठीक है, इसमें 2028-19 के आंकड़े दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति है, हरियाणा का दिया है प्रति व्यक्ति है 2018 से 19 में 2,36,147, 2,36,147। ठीक है, कहाँ का, हरियाणा का। क्या दिया है, प्रति व्यक्ति आय दिया। ठीक है, कब 2018 से 19 का आंकड़ा है। केरला का दिया है 2,04,105, बिहार का दिया है 40,982। किसका सबसे कम है, बिहार का। उससे कम केरला का, उससे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा हरियाणा का। ये प्रति व्यक्ति आय दिया है 3 राज्यों का। ये सिर्फ उचित तो मापदंड में शामिल नहीं है। सिर्फ इसको देख के कह देंगे कि बिहार सबसे पिछड़ा है और हरियाणा सबसे आगे है, लेकिन इसके बाद अगर दूसरा शिक्षा का तुलना किया जाए, शिक्षा दर का, साक्षरता दर का, तो इसमें केरला नंबर 1 पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आय में तो हरियाणा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, केरला 2 नंबर पे है और बिहार तीसरा नंबर पे है। लेकिन आय को जैसे छोड़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय को जैसे छोड़ेंगे, तो अगर शिक्षा दर से तुलना करें तो साक्षरता दर से तुलना करें तो ये पीछे चला जाएगा। ठीक है,
तो ये विशेषताएं सिर्फ वो उचित नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया तीनों देशों का प्रति व्यक्ति आय, सॉरी 3 राज्यों का। ठीक है, अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो था, हमने 3 राज्यों का देखा, हरियाणा, केरल और बिहार, जिसमें बिहार सबसे लास्ट पे था और हरियाणा फर्स्ट नंबर पे था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या है 3 राज्यों में? हरियाणा की सब प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, जबकि बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 2,36,147 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन 40,982 रुपए कमाता है। ये मतलब वो जो कि तालिका 1.3 में दिया गया है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से लिया गया है। ठीक है, ये आंकड़ा, जबकि बिहार में औसतन वह केवल इतना कमाता है। हो गया। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अगर सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से देखें कि बता दो इस तीनों में कौन सबसे ज्यादा विकसित है, तो हरियाणा है। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय एक हमको क्या मिला है आंकड़ा, बस प्रति व्यक्ति आय का। इसके आधार पर अगर तीनों का तुलना करें तो हरियाणा सबसे फर्स्ट और बिहार सबसे नीचे मिला। लेकिन कह रहे हैं आगे क्या हो तुम लोग, इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो हरियाणा फर्स्ट पे आएगा, बिहार सबसे कम विकसित माना जाएगा। हम इन 3 राज्यों के कुछ और आंकड़े पर नजर डालते हैं। ठीक है, कुछ और आंकड़ा यानी प्रति व्यक्ति आय के अलावा कुछ और आंकड़ा यानी 1.4 तालिका में हम देखते हैं। इसमें हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिए हैं। क्या क्या दिया है? शिशु मृत्यु दर दिया है प्रति व्यक्ति आय के अलावा, कि उस राज्य के बच्चे जो होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो कितने बच्चे हर साल मरते हैं, या कितना हर मंथ कितने बच्चे, पर डे कितने बच्चे मरते हैं किस राज्य में, वो भी आंकड़ा दिखाया जाता है। ठीक है, साक्षरता दर देखना होता है, निवल उपस्थिति अनुपात, प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 से 15 वर्ष 2017 से 18 का आंकड़ा दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 चीजों का दिया है, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय के अलावा अगर कंपेयर करने के लिए 1.4 तालिका में कंपैरिजन के लिए शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। हरियाणा का जो शिशु मृत्यु दर है 30 है। कितना है? 1000 पे देखा जाता है, टोटल 1000 बच्चों पे। ठीक है, कितने बच्चे मर रहे हैं? 2018 का आंकड़ा जारी किया गया है। साक्षरता दर वहाँ का है 80%। कितना है? 80%। कब का है? 17-18 का आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, और वहाँ का जो निवल उपस्थिति अनुपात जो कि प्रति 100 व्यक्ति 14 से 15 वर्ष का जो देखा जाता है अनुपात, वो कितना है? 67 है। केरल का शिशु मृत्यु दर 7 है। अच्छा, अभी पता चला हरियाणा का शिशु मृत्यु दर 30 है। तुलना किया जा रहा है, केरल का कितना है? बिहार का 32 है। किसका सबसे मृत्यु दर ज्यादा है तीनों में? ठीक है, केरल सबसे कम हो गया, यानी इसके अनुसार अगर शिशु मृत्यु दर के अनुसार कहें तो केरल सही है। ठीक है, क्योंकि केरल में बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, तभी वहाँ के बच्चे बहुत कम मरते हैं। वहाँ का जो गर्भवती औरत लोग होंगी उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता होगा, वहाँ का स्वास्थ्य सेवा अच्छा होगा। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी, हॉस्पिटल अच्छे होंगे, डेवलप होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम देखने को मिलती है। प्रति व्यक्ति आय में तो हरियाणा हमने देखा, लेकिन शिशु मृत्यु दर से तीनों का कंपेयर किया जाए तो केरला दिखा। अब साक्षरता दर में देखा जाए तो 80% हरियाणा का है, केरला का 96 है, बिहार का 71 है। 2017-18 का ये जो बॉक्स में दिया है इसके अकॉर्डिंग लग रहा है। ठीक है, तो अब साक्षरता दर के अकॉर्डिंग कौन बेहतर है? केरला का 96 है और बिहार का कितना है? 71 है। यहाँ भी बिहार पीछे है। अब निवल उपस्थिति अनुपात में देखें, हरियाणा का 67 है, केरला का 77 है, बिहार का 55 है। यानी सबसे बेहतर यहाँ कौन मिला? केरला मिला। किसमें? शिशु मृत्यु दर में, साक्षरता दर में और निवल उपस्थिति अनुपात में। ठीक है, इस तीनों में बढ़िया परफॉर्मेंस किसका रहा? केरला का। तो क्या आप केरला को बेहतर कहा जाए? हरियाणा से बेहतर केरला है। प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग तो केरला था, लेकिन सिर्फ उस सबको लेके तुलना किया था। सिर्फ एक चीज बताने से तुम्हारे बारे में खासियत अच्छाई जानता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो? क्या पता कुछ बुराई भी होगा। हर इंसान में कुछ मेरिट डिमेरिट होता है, तो सिर्फ उसकी अच्छाई देख के, एक थोड़ी सी अच्छाई देख के हम उसको पूरा अच्छा तो नहीं कह सकते, या थोड़ा बुराई देख के उसको पूरा बुरा तो नहीं कह सकते, वो इंसान गलत है। तो इसके लिए ये सारी चीजें क्या क्या मिला अभी तक? प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात, ये 4 चीज मिला अभी तक कंपेयर करने के लिए, और भी आगे मिलेगा।
स्रोत कब का है, ये जो आंकड़ा दिया गया किससे जारी किया गया, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ठीक है, उससे जारी किया गया है, जो कि वॉल्यूम 2 है उसका, PA 197 वॉल्यूम 2, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का ये आंकड़ा है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जो ये जारी किया जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट संख्या 550, ये रिपोर्ट वो सब हर साल जारी करता है, जिसको यहाँ पे NCERT में मेंशन किया गया है। इस अंतिम इस तालिका में प्रयोग किए गए, जो तालिका 1.4 में दिया गया उसके बारे में कुछ नीचे दिया गया, देखते हैं। इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, ध्यान से सुनो। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की अनुपात। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, 1 साल में 1000 बच्चे किसी राज्य में पैदा हुए या किसी देश में हुए, तो पहले देखिए कि हाँ इस राज्य में 1000 बच्चे जन्म लिए, 1000 में 1 साल पहले यानी अपने अगले बर्थडे मनाया भी नहीं, उसके पहले बच्चा दुनिया से चला गया, ठीक है, यानी उसका 1 साल वाला बर्थडे भी नहीं होता है। बच्चा आज कितना तारीख है, 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल से लेकर अगला 7 अप्रैल तक वो बच्चा जिंदा नहीं रहा, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो ये शिशु मृत्यु दर है। 1000 जन्म लिए बच्चे, उसमें से कितने मर गए, तो वही जैसे हरियाणा का दिया था ना 30, यानी कहने का मतलब यह होगा कि उस साल में हरियाणा में 1000 बच्चे जन्म लिए, लेकिन वो अगला अपना 1 साल वाला बर्थडे मनाया नहीं, उस बर्थडे का पहला बर्थडे मना नहीं है, उसके पहले वो बच्चा मर गया, यानी ये शिशु मृत्यु दर निकाला गया। क्या निकाला गया, ठीक है। 1000 में 30 बच्चे हरियाणा से मर गए, केरला से 7 ही मरे हैं, यानी केरला बेहतर है, कम मरे हैं, इसका मतलब केरला अच्छा परफॉर्मेंस में, ठीक है। बिहार 32 मरे हैं, यानी बिहार सबसे बेकार है, 1000 पैदा हुआ 32 को मर गया, अगला बर्थडे भी बेचारा अपना मतलब पहला बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाया, ठीक है। इसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 1000 प्रति वर्ष 1000 बच्चे जन्मे, जिसमें से 1 साल के अंदर में मृत्यु जितने बच्चों की हुई वही शिशु मृत्यु दर को बता रही है, ठीक है। आगे है साक्षरता दर, देखते हैं, ठीक है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। साक्षरता दर क्या होता है, हमने शिशु मृत्यु दर देखा। शिशु मृत्यु दर किसे बोलते हैं शिवानी, अंश, शिशु मृत्यु दर किसे बोलते हैं, 1000 बच्चा जन्म लिया 1 साल में, उसमें से 1 साल बर्थडे मतलब पहला बर्थडे उसका माना भी नहीं, उसके अंदर उसकी मृत्यु हो गई, तो वो क्या है, शिशु मृत्यु। 1 साल बच्चे पैदा, 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए कहीं पे, ठीक है, और उसमें से कितने मर गए, अपने बर्थडे भी, उसका पहला बर्थडे भी नहीं 3-4 महीने में मर गए, हाँ 3-4 महीना, चाहे वो 11 महीना में मरा हो चाहे 10 महीना में मरा हो, फिर भी पैदा होते ही मर, हाँ, तो ये शिशु मृत्यु दर होएगा, ठीक है। इन्फेंसी डेथ रेट, ठीक है। और साक्षरता दर क्या होता है, 7 वर्ष की उम्र के, कितने वर्ष की उम्र के बच्चों को देखा, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या। तुम लोग साक्षर हो कि निरक्षर हो, अब किसी देश का या किसी राज्य का साक्षरता दर निकालना होगा तो वहाँ के 6 वर्ष तक के बच्चों का नहीं देखेंगे कि जो पैदा हुआ, अच्छा पैदा हुआ तो उसको क्या साक्षरता, 2-3 साल तक तो 4 साल में कि वही एडमिशन कराता है, तो धीरे धीरे वो लिखना सीखेगा, तो लिखना पढ़ना आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, साक्षर। साक्षरता दर कैसे निकालते हैं, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग साक्षर होते हैं, जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका जो निकाला जाता है आंकड़ा वो होता है साक्षरता दर, ठीक है, लिटरेसी रेट इंग्लिश में, ठीक है। अब आते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, जो 1 तालिका 1.4 में क्या क्या था, शिशु मृत्यु दर था, हमने बता दिया शिशु मृत्यु दर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब शिशु मृत्यु दर एक वर्ड है, लेकिन होता क्या है, इसको परिभाषा इसका तो पता होना चाहिए ना। साक्षरता दर क्या होता है ये भी बता। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, 1000 बच्चे जन्म लिए, उसमें से कितने बच्चे मर गए हैं, ठीक है ना, 1 साल के अंदर, वो शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के जो बच्चे होंगे, ठीक है, उसमें जो साक्षरता या वो साक्षर लिखना पढ़ने आ गया, वो साक्षरता दर को निकाला जाता है, ठीक है। अब तीसरा टर्म क्या है, क्या था तीसरा टर्म, निवल उपस्थिति अनुपात। ये क्या होता है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%, ठीक है। सपोज तुम लोग का एज कितना होगा, मे बी 14-15, इससे ज्यादा है, तो 14-15 वर्ष की एज के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, वो आंकड़ा टोटल जितने बच्चे उस एज के उस स्कूल में जा रहे हैं, स्कूलिंग लाइफ को अपना जी रहे हैं, उसमें 14 से 15 वर्ष के बच्चे कितने उपस्थित हो रहे हैं, वो आंकड़ा निकाला जाता है, जिसको निवल उपस्थिति अनुपात, प्रेजेंटेशन। नहीं होता है कि स्कूल में अटेंडेंस बनता है तो प्रेजेंट सर कहता है ना, तो कितने बच्चे आज उपस्थित हुए हैं,
तो उसका आंकड़ा निकाला जाता है कि इस 14 से 15 वर्ष की उम्र में क्या होता है, क्या कि बहुत गरीबी होती है, पैसे की तंगी होती है, बहुत सारे कारणों से बच्चे क्या होते हैं कि बाल मजदूर करते हैं, क्या करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल मजदूरी। हाँ, बच्चे नहीं होता है कि इसके लिए सरकार ने क्या किया है, कानून पास किया है कि हम 14 वर्ष से कम बच्चे क्या कहीं कल कारखाने फैक्ट्री या कहीं पे नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, बाल श्रम नहीं करना है, इसको बाल श्रम कहा जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जाके लगते हैं फैक्ट्री में, चाहे कहीं होटल वोटल में प्लेट साफ करने लगते हैं, ये सब काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है, कानूनन अपराध है और इसके लिए रोक लगाया गया है। ठीक है, इस उम्र के बच्चे को स्कूल में होनी चाहिए। ठीक है, अपनी वो शिक्षा उसको अपना स्कूलिंग पूरा करना चाहिए। तो ये रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। 14 से 15 वर्ष की उम्र में बच्चों का जो स्कूल में प्रेजेंटेशन होता है टोटल बच्चों को, उस उम्र के टोटल बच्चों के साथ, इसी को क्या बोलते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात। क्लियर हुआ? हाँ। पेज नंबर 11, 12, 13, 14 अभी तो है, और देख लिए करना। समझ में आया ना? शिशु मृत्यु दर क्या होता है, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात।